नमस्कार, मैं हूँ आलोक मोहन नायक और चूं चूं की गप्पों के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, उस विषय से आप सब लोग वाकिफ हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। आज भी एक विशेष खबर आई कि आज बेंगलुरु में एक लगभग हंगामा हो गया, जब एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कर्मचारी ने कन्नड़ बोलने से इनकार कर दिया। उसका कहना है कि उसको कन्नड़ आती नहीं थी, जबकि जो लोग हैं उनका कहना था कि आप उसी भाषा में बात करिए। उसका कहना था कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदी जानती। इस तरह की बातें मुंबई में भी हम लोग सुनने को आते हैं, जब कहा जाता है कि आप मराठी बोलिए। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग प्रांतों में लोग अलग अलग अपनी भाषाओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे संघर्ष में क्या हमारी वो बात, हमारी वो मूल भावना जो हम कहते थे एकता में अखंडता है, भारत की विविधता है, हमारी ताकत, विविध संस्कृतियां हैं, विभिन्न बोलियां, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न जो रंग हैं वो हैं, तो क्या इसका ह्रास हो रहा है? ये कोई भाषाई संघर्ष है या कोई पॉलिटिकल एजेंडा? इन तमाम बातों पर आप सबसे चर्चा करने के लिए हमने आपको आमंत्रित किया है, निवेदन किया है, ताकि हमारे दर्शक इस विषय को समझ सकें और आप लोगों की जो ज्ञान गंगा है उसमें वो नहा सकें। इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं नीरज वाजपेयी जी से कर रहा हूँ। नीरज वाजपेयी जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप कई संस्थानों में रहे, संपादक रहे, सीएनबीसी टीवी, सीएनबीसी आवाज में आप संपादक रहे, और आजकल आप एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और एक बड़े अपने यूट्यूब चैनल के एडिटर इन चीफ हैं। तो नीरज वाजपेयी जी, सबसे पहले हम आपसे विषय समझना चाहते हैं कि विषय क्या है? एक भाषाई संघर्ष है, पॉलिटिकल एजेंडा है, पर क्या परेशानी क्या है? नीरज वाजपेयी जी। जी, आलोक भाई, सबको नमस्कार। और मुझे लगता है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, और इसको उसी लिहाज से देखना चाहिए। तो ये तो एजेंडा है कि मतलब किस तरीके से चीजें हो रही हैं, लेकिन अगर इसको डीप डाइव करें, मूल में जाए इसके, तो मुझे लगता है कि भाषाओं को लेकर के जो लड़ाइयाँ हो रही हैं साउथ में, नॉर्थ में, उसके पीछे बहुत ठोस कारण नहीं है। वो इमोशनल ज्यादा है, क्योंकि भाषा एक संचार का माध्यम बस है। तो आप किस भाषा में बोल रहे हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप क्या काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि लोकल के बीच में ज्यादा इस चीज को लेकर के एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है, और मैं मुंबई में रहता हूं तो मैंने ये महसूस भी किया है। लेकिन जिद नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि भाषा को लेकर आग्रह नहीं होना चाहिए कि आप यही भाषा बोलिए। जिस भाषा में आदमी कंफर्टेबल है वो बोले। इसके साथ ये भी जरूरी है कि आप जिस इलाके में रहते हो वहां की लोकल भाषा आपको आनी चाहिए। अगर आप नहीं बोल पाते, कम से कम समझ जरूर लीजिए। तो उसका विरोध मत करिए कि नहीं, मैं कन्नड़ बिल्कुल नहीं सीखूंगा, मैं बात भी नहीं करूंगा, मैं उससे नफरत करता हूँ, ये मत करिए। जिस जगह आप रहते हैं उसकी भाषा का सम्मान आपको करना चाहिए, लेकिन भाषा को लेकर के लोकल्स का भी ये आग्रह नहीं होना चाहिए कि आप मराठी बोलें, आप कन्नड़ बोलें, आप तमिल बोलें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब उसका एक रीजन देखिए आप, कि जो बच्चा बॉर्न एंड ब्रॉटअप है किसी अदर स्टेट में, मान लीजिए नॉर्थ का कोई आदमी कर्नाटक में पला बढ़ा है, उसको बहुत आसानी से भाषा आ जाती है। लेकिन अगर कोई सरकारी कर्मचारी है या किसी प्राइवेट जॉब करने वाला आदमी 25-30 साल की उम्र में ट्रांसफर होकर जाता है, तो उससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भाषा सीख लेगा तुरंत और वहीं हो जाएगा। हाँ, 10-20 साल रहने के बाद शायद वो सीख ले। तो मेरा कहना है कि इस तरह के आग्रह नहीं पालने चाहिए किसी को भी, और ये पॉलिटिकल एजेंडा ज्यादा है रादर की लोकल। अब चूंकि लोकल में पॉलिटिकल ज्यादा इम्पैक्ट होता है, तो इसलिए ज्यादा होता है। तो मुझे लगता है इसको उसी हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। भाषा एक संचार का माध्यम है। अगर आप डीप में जाके देखेंगे तो उससे ज्यादा उसको तवज्जो हम नहीं देते, क्योंकि आपको मैं एक सरप्राइजिंग आंकड़ा बताता हूँ जो आगे मैं एक्सप्लोर करूंगा आपके लिए। इस देश में 9% लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। 150 करोड़ की आबादी में 9% लोग इंग्लिश बोलते हैं, और किसी देश के किसी कोने में आपने इंग्लिश का विरोध सुना है? हर आदमी चाहता है, वो गरीब अमीर मजदूर हो, वो भी चाहता है उसका बच्चा इंग्लिश बोले, क्योंकि इंग्लिश बोल के आपको नौकरी मिल सकती है, इंग्लिश बोल के आपका स्टेटस ऊपर जाता है। उसका विरोध आप नहीं कर रहे हैं कि इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं। अगर आप कन्नड़ है, तमिल है, मराठी है, मलयाली है, तो आप इंग्लिश क्यों बोलते हैं भाई? आप अपनी बोलिए ना। लेकिन वो भाषा आपको ज्यादा रोजगार दे सकती है, स्टेटस दे सकती है, इसलिए आप उसका विरोध नहीं कर रहे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको पॉलिटिकल के तौर पे देखिए, भाषा पर से कोई बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता। और नीरज ये जी, जब आग्रह हम लोग स्कूल में थे तो हमने आवारा मसीहा पढ़ी और उसके बाद शरद चंद्र जी से एक विशेष प्रेम हो गया। तो मेरे पिता ने कहा कि शरद चंद्र को समझना है तो बंगला सीखो। तो भाषा नए विस्तार खोलती है, नए रास्ते खोलती है, नए साहित्य की खिड़कियां खोलती है, लेकिन मजबूरी अगर जबरदस्ती की जाए तो क्या ये राजनीति है? हमारे साथ अंजलि वाजपेयी मैडम है जो बेंगलुरु से हैं, और मैडम हेल्थ के फील्ड में काम करती हैं। आप बहुत तमाम कई अस्पतालों में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में आपने काम किया है, और अच्छी बात यह है कि आप जर्नलिस्ट भी हैं, पत्रकार भी हैं। और जो काम आज मैं कर रहा हूं, मैडम ने वो काम कई 200 से बार
बल्कि 300 से ज्यादा लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं, तो आप बहुत अच्छी पत्रकार भी हैं। अंजलि मैम, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो भाषा सीखना आदमी की रुचि का विषय हो सकता है, जैसे आप बेंगलुरु में रहती है तो आपकी रुचि हो सकती है कि कन्नड़ भाषा सीखे, लेकिन जबरदस्ती का एक प्रेशर बनाया जाए कि नहीं नहीं आप तो उसी भाषा में बात करिए, तो उससे तो एक वेमनेस से पैदा होगा। आपके ओपनिंग रिमार्क्स अंजलि मैम। नमस्कार आलोक जी, मेरा सभी को प्रणाम यहाँ पर। जी देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं काफी हद तक नीरज सर से वाकिफ रखती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जब हम भाषा की बात करते हैं ना, तो बहुत निजी मामला हो जाता है। हम किसी से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी भाषा को अगर हम बोल ना पाए, कम से कम उसे समझने की कोशिश जरूर करें कि वो क्या कहना चाह रहा है। अभी आपने कहा कि हम शरद चंद्र जी को पढ़ते थे तो कहा गया कि बांग्ला सीखेंगे तो ज्यादा समझ पाएंगे, क्योंकि जो एक सांस्कृतिक छवियां हैं वो ज्यादा स्पष्ट होती हैं जब हमें वो भाषा आती है, या हम एटलीस्ट उसको जानने के इच्छुक रहें, ये ना कहें कि हमको नहीं सीखनी है। हाँ, उसी जगह ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई एक अधेड़ उम्र में अचानक ट्रांसफर लेके आया है तो हम उससे अपेक्षा नहीं रख सकते कि वो अचानक आके कोई भी भाषा सीख ले या बोलने लगे, पर भाषा के प्रति वैमनस्य भी ना रखे। अब देखिए, मैं सर्विस सेक्टर से जुड़ी हूँ, मैं आपको ये अपना अनुभव बता रही हूँ। मैंने दोनों तरह के लोग यहाँ पे देखे हैं। मैंने वो भी देखे हैं जो कहते हैं कि आप कन्नड़ बोलेंगे तभी काम होगा। वैसे बहुत कम परसेंटेज है ऐसा, फिर भी मैं बता दूं आपको, बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो ऐसे कहें। अदरवाइज बेंगलुरु में आपका हिंदी बोल के भी काम चलता है, नहीं तो अंग्रेजी बोल के तो बहुत बढ़िया काम चल जाता है। तो ये अंजलि मैम एक मिनट, अंजलि मैम एक मिनट, मैं आपसे यही समझना चाहता था, जो सेंटेंस आपने कहा मैं इसी को समझना चाहता था कि आप कन्नड़ बोलेंगे तभी काम होगा, तो ये मजबूरी है जबरदस्ती? देखिए, जिस तरह से क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आप बोलेंगे तभी काम होगा, तो ये तो उस संवाद से ही स्पष्ट है कि ये जबरदस्ती है। पर जितना अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो ये परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं है। पिछले कुछ समय में ये बढ़ता दिखा है, उसके अपने राजनीतिक कारण हो सकते हैं, मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहूंगी। पर अगर आप ओवरऑल देखेंगे सिटी की हालत, तो ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत मिनिमलिस्टिक है। इसको किसी वजह से बढ़ाया जा रहा है या क्यों किया जा रहा है वो मैं नहीं कह पाऊंगी, पर कम है। पर ऑफ कोर्स जब आप सर्विस सेक्टर में होते हैं तो अगर आपको भाषा आती है तो वो एक प्लस पॉइंट ही है। जी, हमारे साथ अनिल सोनी जी हैं, जो इमर्सन कंपनी के एशिया पैसिफिक के हेड हैं। अनिल जी, आप पूरी दुनिया में भी घूमते हैं और हिंदुस्तान में भी घूमते हैं। ये जो भाषा को लेकर नई टकरार शुरू हुई है, इससे आपको क्या लगता है कि वो सांस्कृतिक चेतना, वो सांस्कृतिक बोध जो भारतीय भाषाओं में था, एक संस्कृति का प्रेम था, उस पर कहीं ना कहीं असर आएगा क्या? अगर हिंदी भाषियों की टकराहट एक तब कन्नड़ भाषा से होगी, मराठी से होगी, अलग अलग भाषाओं में टकराहट होगी, तो जो मूल चीज है वही खत्म हो जाएगी भारतीय संस्कृति से। अनिल जी। देखिए, मैं इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। नीरज जी ने बोला कि इसके पीछे राजनीतिक कारण ज्यादा है। संयोगवश वो सारे राज्य जहां से इस तरह की चीजें हम सुन रहे हैं, उन राज्यों में मैं सोशल मीडिया से पहले भी रहा हूं और सोशल मीडिया के बाद भी रहा। तो सोशल मीडिया से पहले मैंने इन राज्यों में इतने सालों तक रह के किसी को सामने से इस तरह से बोलते नहीं सुना। सोशल मीडिया के बाद और जो वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थितियां हम देख रहे हैं, उसके बाद जरूर कुछ इस तरह के केसेस हो रहे हैं, लेकिन वो केस बहुत थोड़े से हैं। लेकिन सोशल मीडिया इतना व्यापक है कि वो हमें ऐसा लगता है कि वो अक्रॉस द बोर्ड सारी जगहों पर ये हो रहा है, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, आप आज की स्थिति में देखें तो ऐसा नहीं है। मेरे पिताजी मध्य प्रदेश में नौकरी करते थे, पूरी जिंदगी मध्य प्रदेश में उन्होंने निकाल दी। मैं मध्य प्रदेश से पढ़ के निकला, पूरे देश में रहा। तो मेरे जैसी स्थिति आज ज्यादातर लोगों की है कि वो पूरे देश में घूम रहे हैं। तो वो जो भाषा को लेके सहिष्णुता है, वो एक आवश्यकता भी है और लोग समझते भी हैं। मैंने तमिलनाडु में जो मेरे परिचित हैं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट कोचिंग में हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो लोग इस चीज को समझते हैं, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया से ये चीजें ज्यादा चलिए फैल अनिल रही जी, हैं, अब ओपिनियन बहुत तेजी केशव से हर्षे क्रिएट जी हो। के पास चलते हैं। केशव हर्षे जी को आप लोगों ने टेलीविजन में देखा होगा। आप बहुत बड़े सितार वादक हैं और आपका जो कनेक्शन है वो श्री 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 रविशंकर जी के घराने से ताल्लुक रखता है। आप देश के जाने माने सितार वादक हैं और आपके शिष्य हर भाषा में हैं।
आज ही आपसे गुरुजी से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि तमिलनाडु से एक रिक्वेस्ट आई है उनसे सितार सीखने के लिए। तो गुरुजी, आप देश भर के लोगों को सितार सिखाते हैं, तो क्या भाषा समस्या है या ये सिर्फ राजनीति है? अनिल जी, आपके माइक से आवाज आ रही है क्या? कहीं कोई आवाज आ रही है किसी माइक से लगातार? अच्छा जी गुरुजी। भाषा जो है हमारे विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन है। संगीत में विषय संगीत है मेरा। सभी पैनल को पहले तो मेरा नमस्कार। ये संगीत विषय जो है इसमें वादन, मेरा सितार वादन है, तो उसमें तो कोई भाषा स्वर होते हैं। हम बंगाल जाते हैं, हमारा अभी मैं नागपुर होके आया, महाराष्ट्र में होके आया, केरल गया, तो वहां जब हमने सितार बजाया तो वो केरल मेरा वादन हुआ। तो ऐसे हर जगह मैं गया हूं, लेकिन भाषा कभी बाधा उत्पन्न नहीं हुई। एक स्वर का आनंद हर व्यक्ति। आपको एक घटना बताऊं, हमारे नागपुर में एक पेयर है, महाराष्ट्रियन है, लेकिन मैंने उनको आज तक आपस में वो कभी मराठी में बात नहीं करते, हमेशा हिंदी में बात करते। तो हमारे रिलेटिव भी हैं और बच्चे करेंगे, सबसे बात करेंगे मराठी, लेकिन वो आपस में पिछले 40-45 सालों से मैं देख रहा हूं लगातार हिंदी में बात करते हैं। तो अच्छा जी, गुरुजी मेरे आपसे एक बात कहें, जैसे आप भीम पलासी बजा रहे हैं गुरुजी, अगर आप भीम पलासी बजा रहे हैं, यमन बजा रहे हैं, तो कन्नड़ में भी वैसे ही बजेगी, मराठी में भी वैसे ही बजेगी, हिंदी में भी वैसे ही बजेगी। संगीत की तो भाषा कोई नहीं होती। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूं कि जो स्वर है उसमें तो कोई भाषा होती ही नहीं। वो सिर्फ एक आपकी आवृत्ति संख्या है जो आपके दिल से मिल जाती है। स्वरों की संख्या एक निर्धारित है, उस आवृत्ति पे आप वो स्वर आप बजाएंगे तो वो स्वर बजेगा और उससे राग का स्वरूप स्पष्ट होगा, और राग का स्वरूप स्पष्ट होगा तो वो। अब आशीष जी के पास जाते हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, भोपाल से हमको ज्वाइन कर रहे हैं, आप संपादक हैं। आशीष जी, ये जो तमाम आपने लोगों से बातें सुनी, अलग अलग क्षेत्र से तमाम लोगों से बात सुनी, आपको क्या समझ में आया? क्या भाषा मजबूरी है, जबरदस्ती है, या राजनीति है, या पॉलिटिकल एजेंडा है, या एक मुद्दा है कहीं ना कहीं अपने आप को बताने का, दिखाने का, साबित करने का, कहीं हम कुछ कर रहे हैं ये समझाने का? नहीं, देखिए ऐसा लगता है कि भाषा जो है आपस में समझने के लिए, व्यक्त करने के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन इस आग्रह को दुराग्रह में बदलने की जो कोशिशें हैं वो पॉलिटिकल है, वो राजनीतिक है। कुछ लोगों को इस को बहुत प्रबलता से उठाएं और ये सारे विवाद को पैदा करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भाषा का विवाद, जो बेंगलोर का किस्सा आया थोड़े दिन पहले, वो जो सिंगर है सोनू निगम, उनके बारे में भी यही स्थिति हुई थी। उनका स्टेज प्रोग्राम बिगड़ गया था और बड़ा विवाद हुआ था बाद में। तो इसमें कुछ एक धारा के लोग हैं जो इस तरह की कोशिशें, इस तरह की चेष्टाएं करते हैं। आशीष जी, लगता है कि आपके नेट में कुछ प्रॉब्लम है। आशीष जी, लगता है आपके कुछ नेट में प्रॉब्लम है। हम दोबारा आपके पास आते हैं, हम चलते हैं नीरज वाजपेयी जी के पास। 40 साल पहले भी बहुत ज्यादा उसका एक राजनीतिक रूप बना था। तो चुनाव से और इन सब चीजों से जोड़ के किसी को एक तरफ धकेलने की कोशिश मुझे नहीं लगता ठीक है। समस्या लोगों की समझ पे, जैसा अभी कहा गया कि बहुत कम लोग हैं जो इस तरह का फोर्स करते हैं कि हमें उसी भाषा में बात की जाए, तो बहुत अच्छी बात है। 90% लोग मैं मानता हूं कि ऐसे नहीं है कि जो भाषा की मजबूरी को किसी कमजोरी के रूप में समझते हैं। भाषा, अगर जो व्यक्ति जिस तरह से बोल रहा है, इशारे में भी बात होती है, इशारे में भी लोग समझ लेते हैं, लेकिन सरकारी कामकाज में या इस कामकाज में जो भाषा सहज है। अब हिंदी की जहां तक बात होती है, तो हिंदी तो हमारी एक किस्म से आधिकारिक भाषा है, उसका एक बकायदा दिवस मनाते हैं, सरकारें उसको, उसके लिए बड़े कस्में रस्में सारी निभाती है। तो भाषा को लेकर के इस तरह का जो फैलावा है, ये सारा, ये राजनीतिक ज्यादा है और इसका कोई असर कुछ नहीं है, बल्कि राजनीतिक दल जो है इससे आग से खेल रहे हैं। वो अभी अपना तत्कालिक लाभ लेने के लिए एक बड़ा जो भविष्य है उसको बिगाड़ रहे हैं।
और चलिए उसका आशीष जो जी, हम नीरज जी के पास चलते हैं। नीरज जी, जो पॉलिटिकल साइकोलॉजी होती है, लगता है आशीष जी तक आवाज नहीं जा पा रही है मेरी। महाराष्ट्र तक ये चीजें पहुंचना, हालांकि महाराष्ट्र में भी इस तरह का आग्रह है कि मराठी इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं भाई। के अब भारत में तो हर 50-60 किलोमीटर में भाषा, बोली, रहन सहन बदल जाता है, तो आदमी कितनी भाषा सीखे? जब वो नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, यहाँ वहां जाएगा, तो फिर कैसे होगा? आशीष जी, एक मिनट, नीरज जी के पास जा रहे हैं। लगता है ये वाली भाषा भी हम लोगों को सीखनी पड़ेगी। नीरज जी, कहा जाता है कि जो सेक्टोरियल पॉलिटिक्स होती है उसमें भाषा, कास्ट, एरिया, ये तमाम कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे आसानी से आप पेनिट्रेट कर सकते हैं, आप बहुत आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप बहुत आसानी से सेक्ट बना सकते हैं, एक बहुत आसानी से एक समुदाय बना के अपने उसको साथ कर सकते हैं, उसको लीड कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि भाषा जो है उसी का एक माध्यम बन गई है, और जिन लोगों को भाषा आती भी है वो भाषा के प्रति जो एक वेमनेस से पैदा कर रहे हैं, शायद क्या वो एक सेक्टोरियल पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या? नीरज जी, नीरज जी, आपका माइक बंद है। जी, जिस इलाके में आप पैदा होते हैं उस भाषा से आपको बहुत प्रेम होता है और वह भाषा आपके लिए बहुत इजी होती, सहज होती है। तो किसी के लिए हिंदी हो सकती है, किसी के लिए तमिल, तेलुगु, कुछ भी हो सकती है। मेरा सवाल यहाँ पे ये है, जब मैं कह रहा हूँ ये पॉलिटिकल है, इसका बिल्कुल सिंपल से, जब मैंने पहले कहा था कि आपको अंग्रेजी से क्यों प्रेम है? आप इंग्लैंड में पैदा हुए हैं क्या? उसका विरोध क्यों नहीं करते आप? क्योंकि वहां से आपको नौकरी मिलती, वहां से आपको पैसा मिलता, वहां से आपको स्टेटस मिलता है, इसलिए उसका विरोध नहीं करते आप। तो ये प्योर पॉलिटिकल है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि जाति, इलाका, भाषा, ये सब पॉलिटिकल चीजें हैं जिसको किया जाता है। और चूंकि लोग अपनी भाषा से प्रेम करते हैं तो वो नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं कि हाँ हाँ हाँ, मेरी भाषा ही चलनी चाहिए, यही होना चाहिए। मुंबई में भी ऐसा होता, महाराष्ट्र में भी, कि वो दुकानों के बोर्ड लगाने के लिए प्रेशर डाला जाता है। बीएमसी की तरफ से भी कहा जाता है कि आप मराठी में लिए, तो चूंकि देवनागरी लिपि दोनों की है, हिंदी की भी मराठी की भी, तो उससे दिक्कत नहीं होती लोगों को। लेकिन भाषा के लिए मैं कह रहा हूँ ना, आग्रह है कि नहीं यही बोलना, वो गलत है। बहुभाषी होना बहुत अच्छी बात है, जैसे भी अंजलि जी ने कहा कि आपको आना चाहिए, मैं भी समर्थक हूँ कि अगर मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो मुझे मराठी आनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मराठी ही आनी चाहिए, ये गलत है। अब जैसे नरसिम्हा राव जी, तो उनको 12 भाषाएं आती थी, उनको सारी देश की लगभग ज्यादातर बड़ी भाषाएं आती थी उनको, तो बहुत अच्छी बात थी कि वो प्रधानमंत्री थे और उनको सारी भाषाएं आती थी। यहाँ पे पॉइंट आलोक जी ये समझने का है कि ये बहुत थोड़े से लोग हैं, और वो कुछ उसमें कुछ ऐसा नहीं कि सब नॉस्टैल्जिक और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जिनको बरगलाया जा सकता है। इसमें कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं बेंगलुरु के, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, वो भी बहुत इस मामले को उछालते हैं, रीजनलिज्म को, लैंग्वेज को। वो ये भूल जाते हैं कि जिस बात से उनकी रोटी रोजी चल रही है वो उनकी लैंग्वेज नहीं है, वो ब्रिटेन की लैंग्वेज है। तो इसलिए किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये एक पॉलिटिकल स्टंट है जो समय समय पर लोग चलाते रहते हैं, लेकिन ये बहुत विस्तारित नहीं है कि इसको लेकर के एकदम लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। आग्रह नहीं होना चाहिए, लेकिन भाषा आनी चाहिए, मैं इसका समर्थक हूँ। मैं आपको बताऊं आलोक जी, मैं बहुत फिल्मों का शौकीन हूँ, और मैं जब नौकरी करता था तब भी मैं एवरेज था कि हफ्ते में 3-4 फिल्में देखता था। अब तो मैं रोज 2 फिल्में देखता हूँ, सीरीज देखता हूँ, उसमें ज्यादातर मलयाली फिल्में होती है, क्योंकि वो बहुत शानदार फिल्में और सीरीज बनाते हैं। कन्नड़ फिल्में भी मैं देखता हूँ, मैं तो सारी भाषाओं की फिल्में देखता हूँ। अगर नई भाषा समझ में आए तो डबिंग के साथ देखूंगा या सब टाइटल्स के साथ देखूंगा। तो ऐसा नहीं कि किसी को दुराग्रह है कि मैं हिंदी भाषी हूँ तो मैं मलयाली फिल्में देखूंगा, मैं तो बहुत ज्यादा देखता हूँ मलयाली, बॉलीवुड से ज्यादा मैं साउथ की फिल्में देखता हूँ। तो भाषा के प्रति प्रेम एक अलग चीज है, आग्रह एक अलग चीज है, और जबरदस्ती एक अलग चीज है। तो मुझे लगता है कि आग्रह नहीं होना चाहिए, प्रेम से अगर आप सीख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। चलिए अंजलि मैडम के पास चलते हैं। अंजलि मैडम, अगर आपको गिरीश कर्नाड पसंद है और उनके लिए आप कन्नड़ भाषा सीखें तो एक अलग विषय है, लेकिन जब आपको जबरदस्ती कहा जाए कि अगर आपको हमसे बात करना है तो आपको ये भाषा सीखनी होगी, तो आपको नहीं लगता कि इससे एक इरिटेशन, एक नफरत, एक चोट उस पूरी भाषा के प्रति भी होती है, उन लोगों के प्रति भी होती है? वो एक जबरदस्ती का, जो फिजिक्स में फ्रिक्शन कहते हैं, वो एक डेवलप हो जाता है दो लोगों के बीच, जो आगे के लिए भी होता है। जैसे मैं मराठी हूं, मैं आपसे कहूं कि आप कन्नड़ सीखिए, आप मुझसे कहें कि आप कन्नड़ सीखिए, तो मुझे आपकी भाषा के प्रति घृणा होगी और आपको मेरे प्रति घृणा होगी। मुझे गिरीश कर्नाड में मजा नहीं आएगा, आपको शिवाजी सावंत में मजा नहीं आएगा। तो इस तरह की जो एक माहौल बन रहा है, इसको आप क्या देखते हैं, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए? अंजलि मैम। आलोक जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि
देखिए, जबरदस्ती तो किसी भी तरह की अच्छी नहीं ही कही जाएगी। पर अगर आप किसी ऐसे स्टेट में है जहाँ की भाषा, स्थानीय भाषा आपको नहीं आती है, तो मैं ये कहूँगी कि आपको थोड़ा ओपन ज़रूर रहना चाहिए। ऑफ कोर्स भाषा सीखने में समय लगता है, कोई भी 1 दिन में, 4 दिन में, 4 महीने में भी इवन वो भाषा नहीं सीख सकता। पर आप बराबर अपना सम्मान जताते रहें उस भाषा के प्रति और ये कहें कि हाँ, मैं सीखना चाहता हूँ या मैं सीखना चाहती हूँ या मैं सीखने की कोशिश करूँगी। 1-2 शब्द अगर इंसान बोल दे तो अगले को भी खुशी होती है कि हाँ, इसमें इच्छा है ये भाषा समझने की, जानने की। पर ज़बरदस्ती मैं नहीं मानती कि ऐसा सब जगह किया जाता है। हाँ, कुछ केसेस ज़रूर ऐसे देखे गए हैं, चूँकि मैं यहाँ पिछले 15 वर्षों से हूँ और मैं मुश्किल से आपको 10 5 से 10 बार मैंने शायद देखा होगा 15 वर्षों में। वो भी एक अलग ग्रुप होता है जो इस तरह की चीज़ें कहता है, अदरवाइज़ ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो ऐसा है नहीं उतना जितना दिखाया जाता है। अनिल जी, जो लोग नौकरी कर रहे हैं या जो लोग मजदूरी करने जा रहे हैं, कोई आदमी मजदूरी करने मुंबई गया तो मराठी सीखेगा या अपनी जिंदगी में रोजी रोटी कमाएगा? किसी आदमी का ट्रांसफर हुआ बेंगलुरु से, अचानक वो राजस्थान गया, राजस्थान से मुंबई आ गया, जैसे आप भी तो घूमते रहते हैं पूरे देश में, तो फिर कैसे मुश्किल होगा ये भाषा सीखना? और जबरदस्ती के रूप में ये कोई लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड थोड़ी ना कि आप जिस शहर में जाएंगे वो जरूरी है उस शहर का भाषा सीखनी। अनिल जी। नहीं, देखिए, जरूरी तो नहीं है। अभी मेरा बेटा महाराष्ट्र में बड़ा हो रहा है, मैंने कोशिश की कि वो मराठी पढ़े, इसमें कोई बुराई नहीं। एक भाषा सीखना, भाषा जानना अच्छी चीज है, लेकिन ये संभव नहीं है कि अभी वो जो आप स्टेट बैंक की जो मैडम है जिनकी आप बात कर रहे हैं, अखिल भारतीय सेवा में ये कहीं भी जा सकते हैं। अब ये कहीं भी जा सकते हैं तो इतनी भाषाओं का सीखना संभव नहीं है। आपने मजदूरों की बात की, महाराष्ट्र में एक बार मजदूरों के खिलाफ इसी तरह का एक दुराग्रह शुरू हुआ था और महाराष्ट्र में उसके परिणाम भी देखे, यहाँ के बड़े बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स ठप पड़ गए थे। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से उचित और संभव नहीं है। आज के ओपन वर्ल्ड में जब आप सारी जगह जा रहे हैं, सारी जगह रह रहे हैं, तो सारी भाषाएं जानना जरूरी नहीं है। मैं कई राज्यों में रहा, मैं समझ लेता हूँ थोड़ा थोड़ा, जैसा अंजलि कह रही है वो ओपन होना चाहिए। मैं वो स्क्रिप्ट पढ़ लेता हूँ कि वो तमिलनाडु में बस कहाँ जा रही है या कर्नाटका में इस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, लेकिन आप मुझसे भाषा कहें तो शायद मैं नहीं बोल पाऊँ। चलिए गुरुजी के पास चलते हैं, केशव जी के पास। गुरुजी, आप पूरे देश में घूमते हैं और जिस तरह संगीत सबको एक करता है, भाषा भी वैसी एक करती है ना। हिंदी की जो तरफदारी या जो बात की वो महात्मा गांधी ने की, जो खुद गुजराती थे। तो अगर हिंदी को अलग अलग जगहों पर ऐसा रोका जाएगा, उससे दुश्मनी की जाएगी, तो आपको नहीं लगता कि जो हमारी मूलभूत भावना है पूरे देश को, कुछ चीजों हो जो धागे की तरह काम करें, संगीत है, संस्कृति है, भाषा है, उसमें परेशानी आ जाएगी? केशव जी। देखिए, मेरा मानना है समाज में 5% से 10% लोग ऐसे होते हैं जो ये मतभेद पैदा करते हैं। सामान्य जो मैं जहाँ तक मैं प्रोग्राम्स के लिए जाता हूँ, तो इतना प्यार मिलता है, किसी वर्ग का वो व्यक्ति हो, किसी समाज का हो, किसी भाषा का हो, हर व्यक्ति से उतना ही स्नेह मिलता है। ये पूरा राजनीतिक मामला है। आप देखिए, अगर राजनीतिक नहीं होता तो जो राजनीतिक पार्टियां ये काम करती हैं, भाषा का विभाजन करती हैं, उनको क्या सीट्स पाती हैं क्या वो? नहीं पाती। वो उसका कारण यही है कि वो जो 5-10% लोग हैं जो समाज में भेद पैदा करते हैं, वो ही लोग हैं। सामान्य जनता में ऐसा नहीं है। और जहां तक लोग नौकरी के लिए जाते हैं, किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो कुछ दिन रहते हैं तो भाषा अपने आप सीखने को आती है। ऐसा नहीं होता कि जैसे हम कहीं बाहर जाएंगे, 4 शब्द, 8 शब्द, 10 शब्द, जैसे जैसे आपका समय बढ़ता जाता है, आपको वो भाषा अपने आप आती है। तो भाषा का ये नहीं होना चाहिए कि हमें ये भाषा सीखनी ही है। आप वहां रहेंगे, वो भाषा अपने आप सीख जाएंगे। और वो जो प्रतिशत है, मैंने आपको बताया, सिर्फ ये राजनीतिक पार्टियां हैं जो 5-10% उसके लोग हैं जो उस भाषा का वो करते हैं, लेकिन उनको वो सीट्स फिर नहीं मिल पाती। चलिए, हमारे पास समय कम है, तो क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए हम आशीष दुबे जी के पास चलते हैं। आशीष जी, क्या ये चीजें जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में, जैसे अभी एक वक्ता ने कहा भी, हमारे एक पैनलिस्ट ने, कि चीजों में कुछ इजाफा भी हुआ है, क्या जो पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी भाषा के विवाद में,
संस्कृतियों के विवाद में, इलाके के विवाद में कूद रहे हैं, उसमें एक राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे हैं। आपको लग रहा है क्या इस समय के साथ कम होगा? मुझे तो ये लग रहा है जैसे समय के साथ साथ ये बढ़ता जा रहा है, आशीष जी। और इसका देखिए, क्या समय असर होगा समाज पर? जी देखिए समय के साथ साथ ये चीजें बढ़ेंगी या घटेंगी, ये इसलिए इस पर निर्भर होगा कि समाज कैसी प्रतिक्रिया करता है, उसका कैसा प्रतिकार करता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। और सबसे आशाजनक बात यह है कि बहुत बड़ा हिस्सा जो है इसके पक्ष में नहीं। तो ये चीजें बदल सकती हैं, बदलना भी चाहिए। लेकिन देखिए, एक बात यह है कि जिंदगी में आदमी इतने सारे सबक उसको सीखने पड़ते हैं। अब वो नौकरी और काम धंधे के लिए जाए तो हर बार एक नई भाषा सीखे, ये संभव नहीं है और ऐसा आग्रह नहीं करना चाहिए। राजनीतिक रूप से जो ये मुद्दा बनाया जा रहा है, सिर्फ इतना सा ही मुद्दा है और इसमें कोई चीज नहीं है। देखिए, अभी जैसे बात आई कि लोग कहीं जाते हैं, रहते हैं। मैं खुद जब दिल्ली में काम किया करता था, पत्रकारिता करता, तो कई पंजाबी शब्द मेरे जबान पे आ गए थे। तो वो तो बहुत आसान चीजें लोग अपने आप सीखते हैं। किसी को मार मार कर एक खास चीज बनाना गलत बात है ना। तो ये चीजें की जा रही हैं और जो 10-15% इसका झंडा लिए घूमते हैं भाषा का, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, वो क्या करवा रहे हैं अपने बच्चों को, वो तो अलग किस्से हैं। उसपे तो कई स्टोरी कई बार आती है। तो ये जो एक जबरदस्ती का कट्टरपंथ जो हावी करके लोग घूम रहे हैं, किसी दूसरे का झंडा उठा के घूम रहे हैं, ये सिर्फ इतनी सी कहानी है, इसमें और कोई भी नहीं है। लेकिन जो जैसा मैं मानता हूं कि सर्वाधिक अधिकांश लोग इस तरह की परंपरा और चलन के खिलाफ हैं, तो वही लोग हमारी उम्मीद है, वही लोग इसको कम कर सकते हैं। और वही उन्हीं की प्रतिक्रिया, उन्हीं का जो गुस्सा है या उन्हीं की जो ठंडापन रहेगा ऐसे आग्रहों के प्रति, तो ये चीजें खत्म हो सकती हैं। लेकिन 5-10% चलेंगी, क्योंकि हमारा विविधता बहुत है, सांस्कृतिक विविधता है, भाषाई विविधता है। तो इसलिए ये चीजें मुझे नहीं लगता एकदम खत्म होंगी। कुछ राजनीतिक दल, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल खास तौर पर आ गए हैं, वो इस मुद्दे को कहीं ना कहीं, जो एक खास किस्म का वर्ग है, ज्यादा सोच समझ नहीं सकता है, वो उसको जिंदा रखने की कोशिश करेंगे। दुर्भाग्य ये है कि बड़े विचारधारा के दल भी इस चीज को हवा दे रहे हैं, ये गलत। जी, मैंने सुना है कि अगर किसी बंद कमरे में आप एक नया दरवाजा खोल लें, तो आपके सामने एक पूरी नई दिशा खुलती है, एक नया आसमान का हिस्सा खुलता है। ठीक वही हिस्सा आपके साथ भाषा के साथ होता है। जब आप एक नई भाषा सीखते हैं, तो आप पूरी नई दुनिया देखते हैं, एक नया आसमान देखते हैं। उस आसमान में विभिन्न नई-नई चीज़ें देखते हैं। तो भाषा सीखना हमारी पर्सनैलिटी के लिए अच्छा होता है, हमारे व्यक्तित्व को निखारता है, लेकिन बशर्ते वो ज़बरदस्ती ना की जाए। नीरज जी की बात पे मुझे एक चीज याद आ गई, तो मैं आपको एक हल्की सी बात सुना के फिर बात खत्म करता हूँ। अंग्रेजी लोग कैसी कैसी बोलते हैं। अभी मैं एक शादी में गया था, तो मेरी एक भाभी थी, तो वो अपने बच्चे को लेके आई। उनका क्या हो गया? कहले इसके पैंट में बाथरूम आई है। कुछ देर बाद वो मिली, कहली तुम्हें क्या हुआ? हम कहा मुझे पेट में किचन आया है। तो गुस्सा हुई, चले कैसी अंग्रेजी? हमको जब आपके बच्चे के पैंट में बाथरूम आ सकती है, तो मेरे पेट में किचन क्यों नहीं आ सकता? तो भाषा का अंग्रेजी का जो लोग, नीरज जी ने जो कहा कि किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये भाषा हमारी इच्छा हो, हमारी मजबूरी ना हो, इससे इसमें प्रेम बढ़ेगा, एकता बढ़ेगी, वरना नफरत और राजनीति आएगी, तो भाषा की सुंदरता को कम करेगी। आप सारे लोग आए, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार रखे। मैं आप सब लोगों का आभार करता हूँ। आप सब लोगों को धन्यवाद, अभिनंदन, गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार।